हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉरेंसिक क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉरेंसिक साइंस होता क्या है। फॉरेंसिक साइंस होता क्या है तो फॉरेंसिक साइंस हमारा लेटिन वर्ड फोरम से मिलके बना हुआ है। फोरम जिसका मतलब होता है आउटसाइड, दैट्स मीन्स आउटसाइड। सो डिफिनेशन क्या होती है इसकी? द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निक्स टू मैटर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस स्पेशली फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड सॉल्विंग क्राइम्स। फॉरेंसिक साइंस होता क्या है? फॉरेंसिक साइंस वह विज्ञान है, वह साइंस है जो अपराधों की जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों का प्रयोग करता है और जो साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं उसी को फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं। अगर हम और थोड़ा ब्रीफ में समझना चाहेंगे तो वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों का उपयोग जो न्याय और कानून से जुड़े मामलों की जांच और समाधान के लिए किया जाता है, विशेषकर अपराध की जांच, उसी को हम बोलते हैं हमारा फॉरेंसिक साइंस। इसके बाद आते हैं इसकी हिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस। अगर हिस्ट्री की बात करें हम तो इट ओरिजिनेट्स इन एंशियंट सिविलाइजेशन यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन चाइना टैंग डायनेस्टी 7th सेंचुरी। अगर हम प्राचीन सभ्यताओं से शुरू करें तो 7वीं सदी में फिंगरप्रिंट का पहली बार उपयोग हुआ था। 7th सेंचुरी में आपका पहली बार जो है फिंगरप्रिंट का यूज हुआ था। और फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड फॉरेंसिक टेक्स्ट वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स चाइना 1284 सी। पहला लिखित फॉरेंसिक जो ग्रंथ था, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड फॉरेंसिक टेक्स्ट, जो पहला लिखित फॉरेंसिक ग्रंथ था वो था वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स। वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स जो कि एक किताब है जो, और वो चीन की किताब है जो कि 1284 सी में लिखी गई थी। इसके बाद मॉडर्न डेवलपमेंट बिगेन इन द 19th सेंचुरी, जिसमें आपका टॉक्सिकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी फिंगरप्रिंटिंग आता है। अगर हम बात करें मॉडर्न डेवलपमेंट की, आधुनिक विकास की बात करें तो 19वीं सदी में टॉक्सिकोलॉजी, मानवशास्त्र और फिंगरप्रिंट यूरोप में इसका जो है सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था। यूरोप से डेवलपमेंट हुआ था इसका, आपके मॉडर्न फिंगर टॉक्सिकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के। अब इसके बाद बात करते हैं लैंडमार्क केसेज एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब आगे चलते हैं लैंडमार्क केसेज और साइंटिफिक डिस्कवरीज की समझते हैं। तो इसमें स्कोप क्या क्या है? अगर इसके स्कोप में जाते हैं तो भौतिक, रासायनिक, जैविक और डिजिटल सबूतों का विश्लेषण इसमें दिया गया है। इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड डिजिटल एनालिसिस ऑफ मटेरियल एविडेंस, कंट्रीब्यूट्स टू क्रिमिनल, सिविल, इन्वायरमेंटल एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस। क्या कह रहा है? आपराधिक, दीवानी, पर्यावरण एवं कॉर्पोरेट मामले की जांच में ये इसका जो है मेन योगदान रहता है। किसमें किसमें? आपराधिक, दीवानी, पर्यावरण एवं कॉर्पोरेट मामलों में। इसके बाद प्लेज अ पिवोटल रोल इन लॉ इन्फोर्समेंट एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब क्या कह रहा है? न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्ष व वैज्ञानिक साक्ष्य देने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? आपका फॉरेंसिक साइंस। फिर से समझिएगा, न्यायिका प्रक्रिया में जो आपका न्याय होता है उसकी प्रक्रिया में निष्पक्ष व वैज्ञानिक साक्ष्य देना जो है वो जरूरी है। इसके बाद आते हैं इसकी ब्रांचेज, जो इसकी शाखाएं हैं। ब्रांचेज में आज आपका आ जाता है फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, फॉरेंसिक्स एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक्स पैथोलॉजी, फॉरेंसिक्स ओडोंटोलॉजी, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फॉरेंसिक डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक साइकोलॉजी और साइकेट्री। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि ये सभी जो आपका है इसको आप पढ़ेंगे पूरे अपने 6 सेमेस्टर्स में। 6 सेमेस्टर्स में आप इसको पढ़ेंगे अपने यूजी के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। यही इसका कोर्स रहेगा, ये इसका मेन कोर्स है। ये अब आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं तभी बता देता हूँ। बायोलॉजी में क्या होता है? आपका ब्लड, सीमेन, सलाइवा, डीएनए इन सब की जांच होती है। उसके बाद केमिस्ट्री में ड्रग, पॉइजन, एक्सप्लोजिव को। और टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है? अब टॉक्सिकोलॉजी में आप अगर टॉक्सिक वर्ड को अलग करें तो टॉक्सिक क्या आप क्या समझते हैं? जब भी कोई हम ऐसी वैसी चीज़ खा लेते हैं तो इसमें भी ज़्यादातर पॉइजन्स होता है, लेकिन ये केमिस्ट्री में ये पता लगता है कि आपकी डेथ किस वजह से हुई थी, पॉइजन्स की वजह से हुई थी या ड्रग्स की वजह से हुई थी। और टॉक्सिकोलॉजी में ये पता करते हैं कि पॉइजन्स कौन से वेराइटी का पॉइजन था, उसकी स्मेल क्या होती है, उसका कलर क्या होता है। ठीक है, ये आप टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। तो अब बैलिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? फायर आर्म्स एंड बुलेट्स, गोलियों के बारे में, बंदूकों के बारे में पढ़ेंगे। कैसे? जब भी मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, और किसी ऊंची बिल्डिंग से यहाँ से इसको हिट किया गया। अब जब उसको हिट किया जाएगा बुलेट से तो कुछ यहाँ पे जाके बुलेट आएगी। तो इस स्टडी को जब ये पता किया जाता है कि किस एंगल से बुलेट लगी हुई है या जहाँ से बुलेट चली गई है वहाँ गन पाउडर वगैरह मिलेगा, कुछ रेसिड्यूज मिलेंगे, उस स्टडी को बैलिस्टिक्स कहते हैं। फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स में आपका काउंट हो जाता है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आप समझ ही रहे हैं, जो कि हमारी पीढ़ी बढ़ी हुई है उसमें, तो इसमें ज़्यादा स्केलेटल का
स्केलेटल रिलेटेड जो है क्या बोलते हैं जांच होती है आपकी, जब भी कोई स्केलेटल मिलता है। पैथोलॉजी में भी आपकी क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी से आप समझ रहे होंगे, खून की जांच वगैरह हो जाती है कि मतलब कौन सा टाइप का ब्लड है या सीमेन कौन सा टाइप का है। फिर फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, इसमें टीथ के बारे क्या बोलते हैं, टीथ के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं ओडोंटोलॉजी में। अब टीथ के बारे में तो ऐसा नहीं है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं या कैसे, ऐसे नहीं। जब भी किसी बॉडी पे कोई टीथ मार्क पड़ता है, जैसे अगर दो पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे हैं जिसमें कि एक की किसी की डेथ हो जाती है और दूसरा भाग जाता है, तो उस केस में अगर अपने आप को छुड़ाने के वक्त अगर कोई दांत वांत का निशान शरीर पे बॉडी पे पड़ा रहता है, तो उस हिस्ट्री को हम ओडोंटोलॉजी में कंसीडर करते हैं। फिर आपका ऐसे होता है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट भी होता है, और फॉरेंसिक डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स में आप कंप्यूटर्स और डाटा जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप पाइथन वगैरह सब पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी और साइकेट्री। जब भी कोई क्रिमिनल ऐसा होता है जो थोड़ा साइको टाइप का होता है, एक पैटर्न में मर्डर करता है, तो वो तब वो वहाँ पे जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यहाँ पे पता लगाते हैं, तो वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में आ जाता है। इसके बाद हम अगर और आगे चलें, हर शाखा सबूत की पहचान और जांच के लिए अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करती है। यही फॉरेंसिक साइंस का मेन है। इसमें जितने भी आपके ब्रांचेज हैं वो क्या बोलते हैं, जो आपके प्रूफ्स हैं उनकी पहचान और जांच के लिए साइंटिफिक रीजन्स जो है वो प्रोवाइड करवाती है। हर शाखा सबूतों की पहचान और जांच के लिए अलग वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करती है। इसके बाद आ जाते हैं रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन जस्टिस सिस्टम। ठीक है, न्याय व्यवस्था में भूमिका। अब न्याय व्यवस्था में फॉरेंसिक साइंस की क्या भूमिका है वो हम आगे पढ़ेंगे। कलेक्ट्स, प्रिजर्व्स एंड एनालाइजेस एविडेंसेस फ्रॉम क्राइम सीन्स। क्या कह रहा है, अपराध स्थल से जब भी कहीं अपराध होता है, ठीक है, तो वहाँ जहाँ अपराध होता है वहाँ से सबूत इकट्ठा करना, संरक्षित करना और जांच करना। संरक्षित करने में आप मूवी वगैरह में देखेंगे ऐसे चारों तरफ जो है क्या बोलते हैं पट्टी लगा देते हैं, उस पर लिखा रहता है क्राइम 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 क्राइम, ये सीबीआई पुलिस कुछ भी लिखा रहता है, तो उस सीन को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता है। ठीक, और उसके बाद वहाँ से एविडेंस कलेक्शन वगैरह होता है। देन आफ्टर प्रोवाइड्स एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक फाइंडिंग्स इन कोर्ट। कोर्ट में वैज्ञानिक निष्कर्ष और गवाह के रूप में साक्ष्य मौजूद करता है। इसके अलावा इस्टेब्लिशेस लिंक्स बिटवीन सस्पेक्ट, विक्टिम एंड क्राइम सीन, जो कि लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल है। अब इसमें क्या कह रहा है, आरोपी, पीड़ित और अपराध स्थल के बीच जो लिंक स्थापित करता है वो आ जाता है हमारा लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, बहुत डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे पढ़ना है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या कहता है, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल्स क्या कहता है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ठीक है, हर एक कॉन्टैक्ट कोई ना कोई सबूत आपका देता है, ये लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल है। ठीक है, और यही जो एडमॉन्ड लोकार्ड इनका पूरा नाम है जिन्होंने दिया था, एडमॉन्ड लोकार्ड, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल लेके आया था, और यही हमारे फॉरेंसिक साइंस के फादर भी हैं, फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस के फादर कौन है, हमारे एडमॉन्ड लोकार्ड साहब हैं, और इन्होंने ही ये ला दिया था एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। ओके, सो इसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद असिस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स एंड जुडिशरी इन फेयर डिलीवरी ऑफ जस्टिस। क्या कह रहा है, पुलिस जांच एजेंसी और न्यायपालिका को निष्पक्ष न्याय देने में मदद करता है। यही रोल होता है आपका रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। जब आप सेमेस्टर एग्जाम्स देंगे तो उसमें ये पूछ सकता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो अगर आपको एक डेटा मालूम है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो आप आंसर्स बना के लिख सकते हैं, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा सेमेस्टर एग्जाम्स में, और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी अगर कोई पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो अगर डेवलपमेंट देखेंगे हम, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भारत में जो पहले अभी हम समझेंगे कि डेवलपमेंट इंडिया में क्या हुआ था इसका। तो भारत में इंडिया पायोनियर्ड फिंगरप्रिंट यूज, फर्स्ट वर्ल्ड फिंगरप्रिंट ब्यूरो कोलकाता 1897। भारत में विश्व का पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो कोलकाता 1897 में स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रहना चाहिए। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेंसिक्स लैब्स, मद्रास लेबोरेटरी कोलकाता फर्स्ट स्टेट फॉरेंसिक लैब 1952। अब क्या कह रहा है, फॉरेंसिक लैब की जो स्थापना थी वो मद्रास की आपकी 1849 में, और पहली राज्य फॉरेंसिक लैब, ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर है, फर्स्ट स्टेट फॉरेंसिक लैब्स अगर पूछा जाता है तो कोलकाता 1952 में, और ये अक्सर पीजी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेट फॉरेंसिक लैब्स, तो लोग गलत कर देते हैं, कोलकाता की जगह मद्रास लगा देते हैं, लेकिन यहाँ आपका कोलकाता होगा और 1952 होगा। और मद्रास लेबोरेटरी 1849 में बनी थी, लेकिन ये स्टेट फॉरेंसिक्स लैब नहीं थी। ओके, सो नेक्स्ट इंडियन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस 1960, डीएनए टाइपिंग फैसिलिटीज सिंस 1988। अब इसमें कह रहा है इंडिया एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस 1960 में आया था, और डीएनए टाइपिंग सुविधा 1988 में आई थी।
ग्लोबली अर्ली वर्क इन यूरोप एंड यूएसए, एग्जांपल लियोन फ्रांस 1910, एफबीआई लैब यूएसए 1932, डीएनए रिवोल्यूशन 1980s। अब क्या अगर विश्व स्तर पे अगर बात करें, विश्व स्तर पे अगर बात करते हैं तो यूरोप और अमेरिका में आरंभिक कार्य जैसे लियोन जो कि फ्रांस में आपका 1910, एफबीआई यूएसए 1932 और डीएनए रिवोल्यूशन 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद हम आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये आपकी एक पूरी समरी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। इंपॉर्टेंट डेट्स में आते हैं, जो मेजर डेट्स हैं हमेशा याद होनी चाहिए, कई बार सीयूईटी पीजी में ये पूछा जाता है, तो डेट्स अच्छे से याद होनी चाहिए। अब सो 1284 वाशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस बुक, फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस बुक इंट्रोड्यूस्ड बाई एंड नेम ऑफ द बुक। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, ठीक है, वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, ये चाइना की बुक है जिसमें चाइना में इसका कुछ और नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक मिस हो जाता है। वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स ये एक ट्रांसलेशन, एक तरीके का कि हम लोग समझ सकें कि उस बुक का क्या नाम था, और उस बुक का जो रियल नेम था दैट इज जियान युआन जी लू, ये है रियल नेम ऑफ दैट बुक। और ये आल्सो इसमें जो भी चीज़ें लिखी थी, कलेक्टेड केसेस ऑफ इनजस्टिस 85, मतलब जो भी इनजस्टिस हुई थी, जो कि न्याय नहीं हो पाया था, वो सारे केसेस इसमें जो है लिखे गए थे इस बुक में। और इसी बुक का नाम है आपका वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स। तो ये नाम आपको जल्दी बताया नहीं जाता है, ये वाला नाम आपको जस्टिस, ये वाला नाम आपको जल्दी बताया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना है, जियान युआन जी लू, ये कंसीडर किया जाता है, ये ज़्यादातर सीओटी पीजी एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है, तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने वापस टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट डेट्स, दैट इज 1849 आपका फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर्स लैब, जो कि मद्रास इंडिया में ऊपर पढ़ाया भी हूँ। 1897 में ये समरी है आपकी, 1897 में फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो कलकत्ता इंडिया। 1910 में पहला लोकार्ड्स फर्स्ट फॉरेंसिक लैब लियोन फ्रांस में। 1952 में फर्स्ट स्टेट फॉरेंसिक लैब बनी थी कोलकाता इंडिया। 1960 में इंडियन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस। 1988 में डीएनए टाइपिंग फैसिलिटी कोलकाता इंडिया। और 1988 में हमारा आता है नेशनल डीएनए इंडेक्स सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा 1998 में। तो ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट डेट हैं जो कि याद रहनी चाहिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।